मैं आपको कल पिछली क्लास में मैंने आपको पादप और जंतुओं का पाचन बताया था, पाचन तंत्र बताया था। लेकिन मोस्टली क्या था कि कॉमन चीज़ें बताई थी, लेकिन उसमें ये सब चीज़ें नहीं बताया था। लेकिन आज हम केवल खासकर पाचन क्रिया के बारे में समझाएंगे। इसमें पाचन तंत्र में क्या समझाएंगे? पाचन क्रिया। इतना ध्यान रखेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन से तत्व हैं। हमारे शरीर में कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या होता है? प्रोटीन। तीसरा क्या होता है? वसा। चौथा क्या होती है? विटामिन। पांचवा क्या होता है? खनिज लवण। खनिज लवण। तो ये पूरा क्या होगा? पोषण होगा, भोजन। भोजन हम इसके बारे में पूरा बताएंगे। पाचन, तो पाचन क्रिया क्या होता है कि पाचन अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील पदार्थों में बदलना। घुलनशील पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन कहलाता है। शरीर में अघुलनशील पदार्थों घुलनशील पदार्थों में बदलना पाचन तंत्र कहलाता है, पाचन कहलाता है। और यह कहेंगे जटिल पदार्थों को सरल में मिलाना। क्या हुआ कि मैग्नीफाइड टू क्या हो गया? नॉर्मल। ये कहेंगे सिंपल सब्सटेंस फ्रॉम हार्ड सब्सटेंस। कुल मिलाकर क्या कहेंगे कि अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील बदलना और घुलनशील पदार्थों को अघुलनशील पदार्थ को घुलनशील में बदलना। और साथ में क्या हुआ? सरल पदार्थों को और जटिल पदार्थों को सरल में बदलना। तो हमने क्या किया कि ये 5 तत्व हुए। 5 तत्वों में से क्या लिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन तथा खनिज लवण। ये 5 तत्व, 1 2 3 4 5। इन 5 तत्वों को हमें पचाना है। तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि पाचन क्रिया जो होगी वो मुख से लगा करके कहाँ तक होती है? मुख से लगा करके कहाँ तक होती है? छोटी आंत के आधे भाग तक होती है। तो हम आते हैं यहाँ पर। तो आप जरा देखेंगे गौर से कि इसमें पाचन क्रिया में पाचन ग्रंथि कौन कौन सी? पाचक ग्रंथि। तो ये पेपर पूछी जाती है, बहुत थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पाचक ग्रंथि ये भी क्या होती है? देखो कौन कौन सी होती है। इन ग्रंथियों के बारे में अच्छे से देखिए। सबसे पहला हो गई लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में आ जाओ तो ये कौन सी दूसरी ग्रंथि हो गई? दूसरी ग्रंथि हो गई जठर ग्रंथि। तीसरी क्या हो जाएगी? पित्ताशय। और चौथी कौन सी हो जाएगी? अग्न्याशय। और लास्ट में हम एक लिख देते हैं यकृत। ये भी सहायक होती है। तो ये कहेंगे कि ये कौन कौन सी ग्रंथियाँ हों? ये 1 2 3 4 5। हमारा शरीर जो है ना 5 प्रकार। देखो उंगली 5, शरीर में 5 भाग, 1 2 3 4 5। इसी तरह से शरीर में 5 ग्रंथियाँ भी होती हैं। 5 ग्रंथियाँ में लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, पित्ताशय, अग्न्याशय और यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है, लीवर। अंग्रेजी में भी देख लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड। और ये क्या हो? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये क्या होगा? गैल ब्लैडर। ये क्या होगा? पैनक्रियाज। और ये क्या होगा? लीवर। कुल मिलाकर के ये जो ग्रंथि हो गई ये 5 होती है। 5 ग्रंथियों से अलग अलग कार्य होते हैं। आप जरा समझेंगे। हम चलते हैं छोटे से इसमें। देखो लार में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं ये आप तैयार कर लीजिए। सबसे पहले लार में क्या होती है? पेप्सिन और राइलिन।
टाइलिन और एमाइलेज, दो एंजाइम्स होते हैं। लार्ज कौन कौन से एंजाइम? टाइलिन और एमाइलेज। इसके बाद इससे क्या होगा? जठर रस निकलेगा। तो जठर रस में क्या होगा? कौन कौन से? जो 3 एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पेप्सिन, राइनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। एक ही चीज़ समझ लीजिए, पित्ताशय में कोई एंजाइम्स नहीं होता, इसमें HCl होता है। आग्नेयाशय में कई एंजाइम्स होते हैं, तो इसमें आप 2-3 को आप याद कर लें तो चल जाएगा। ट्रिप्सिन, एमाइलिप्सिन, लैक्टेज, माल्टेज, गैलेक्टेज, सुक्रेज। तो ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। तो ये क्या हुआ? टाइलिन और एमाइलेज इसमें हो गया, ये सारे एंजाइम्स। और यकृत में कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं, लेकिन ये है कि हर के लिए सहायता करता है। लीवर जो है ये लार लिए चाहे कि तरस बनाने में, मतलब कई प्रोसेस में सहायता करता है, लेकिन पाचक भागों में, पाचन क्रिया में सहायक नहीं होता है। कुल मिलाकर के हम देखेंगे कि अब छोटी आंत रहती है, रह जाती है। तो छोटी आंत जो होगी उसके लिए अलग से भाग करेंगे। छोटी जो आंत होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होगी, तो उस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होने की आधे भाग में इरेप्सिन और इंट्रोकाइन, ये 2 एंजाइम स्रावित होते हैं। और इससे क्या होता है? पाचन का संपन्न होता है। तो ये हुआ। सबसे पहले हम आते हैं लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, पित्ताशय में, अग्न्याशय में और यकृत में। हम एक एक करके ग्रंथियों से कैसे कैसे भोजन बदलता है उसके बारे में हम बताएंगे। तो चलते हैं। तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हुई? लीवर हो गई, लेकिन ये पाचक ग्रंथि नहीं, पाचक में सहायक करती है, लेकिन पाचक में भाग नहीं लेती। तो हम सबसे पहले आते हैं अंतःस्रावी जो बड़ी आती है, जो दूसरी होती है। ये पाचक ग्रंथियों में सबसे पहले है लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड में देखेंगे कि ये जैसे ये आए और इसके नीचे आएंगे ये टीथ के यहाँ देखेंगे ये टंग्स, ये होगी टंग्स, टंग जीभ। टंग में देखो 2 नीचे ग्रंथि होती हैं, 2 बीच में होती हैं, 2 ऊपर। तो कहेंगे 3 जोड़ी ग्रंथि। लार ग्रंथि कितनी होती हैं? लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है। 2 जोड़ी क्या होती है? जीभ में पैपिक्स बहुत दिखाई देती है, इसमें 2 जोड़ी यहाँ और 2 जोड़ी ऊपर, हायोमेटविल्स और नीचे हायोमेटविल्स, मेडिविल्स। तो मेडिविल्स, हायोमेटविल्स और ये क्या हो गई? जिब्रा। तो 3 जोड़ी। इन ग्रंथियों में क्या निकलता है? लार ग्रंथियों से सलाइवा निकलती है। सलाइवा, इस सलाइवा में 2 एंजाइम्स होते हैं। मैंने पहले बता दिया था कि सबसे पहला क्या होता है? टाइलिन और दूसरा होता है एमाइलेज। तो टाइलिन और एमाइलेज दोनों का कार्य क्या होता है? आप ये सोच लीजिए, एमाइलेज जहाँ भी लिखा होगा वो फैट का पचाने का कार्य है। थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन कर देते हैं। तो वैसे स्टार्च सब्जियाँ खाते हो, सब्जी के रूप में, तो स्टार्च को किसमें बदलेगा? टाइलिन माल्टोज में बदल देता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। और एमाइलेज ये फैट को, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट को भी इसमें बदल देता है, स्मॉल ड्रॉप में बदल देगा और इससे सरल कर देगा, तो चिकना कर देगा। तो इतना कार्य होता है। अब लार ग्रंथि से होते हुए भोजन कहाँ पहुँचता है? कहाँ पहुँचता है भोजन? ये सीधा यहाँ पहुँचता है, आमाशय। आमाशय मैंने तुम्हें बताया ही था क्या होता है। ये पाइलोरी भाग ये होता है, नीचे का भाग ये पाइलोरी भाग। तो
पाइलोरिक भाग में क्या पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्रंथि भोजन यहाँ से होती हुई और कहाँ आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है, भोजन आ जाता है। तो इसमें क्या होता है? इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 एंजाइम्स होते हैं। क्या निकलेगा इससे? गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस से 3 एंजाइम्स निकलेंगे और तीनों एंजाइम्स में से आपको याद करना पेप्सिन, राइनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो कुल मिलाकर ये तीनों एंजाइम्स करते क्या है? कैसे पचाते हैं? जो पेप्सिन है ये प्रोटीन का पाचन करता है, कहेंगे। अब आप पचा देते हैं इसको, इसके बाद समझना दिखाएंगे। यहाँ देखते हैं कि ये पहला नंबर क्या करता है? प्रोटीन, प्रोटीन को पेप्सिन इसमें बजाता है प्रोटियोस और पेप्टोन, प्रोटियोज और पेप्टोन बन देता है। इसके बाद राइनिन, राइनिन नाम के एंजाइम क्या करेगा? दूध में प्रोटीन्स होते हैं, जब बच्चा दूध पीता है तो उसे कैसीन कहते हैं, कैसीन। तो ये क्या करता है कि राइनिन नाम का एंजाइम क्या कर देता है? पैरा कैसीन कर देता है, पैरा कैसीन। और गैस्ट्रिक लाइपेज फैट को बचाता है, गैस्ट्रिक लाइपेज फैट को स्मॉल ड्रॉप में मैं छोटा कर देता हूँ, स्मॉल ड्रॉप में कर देता है। चलिए ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि प्रोटीन, ये सबसे ज़्यादा पेपर में आता है। प्रोटीन को पचाने वाला कौन सा एंजाइम होता है? प्रोटीन और प्रोटियोज और पेप्टोन। पेप्सिन नाम के एंजाइम किसमें बदलता है? देखो पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन बदल दिया। और ये जो एंजाइम्स होता है राइनिन, युवा शिशु अवस्था में स्रावित होता है, युवा अवस्था में संपर्क समाप्त हो जाता है। कहेंगे जब ये बच्चा दूध पीता है तब ये कार्य करता है, इसके बाद ये बच्चा दूध कहीं पीने लगता, इसके अलावा बड़ा हो जाता है तो यह एंजाइम स्रावित करना बंद कर देता है। इसलिए पेपर में पूछा भी जाता है बहुत बार कि कौन सा एंजाइम है जो शिशु अवस्था में स्रावित होता है और युवा अवस्था में समाप्त हो जाता है। तो ये राइनिन नाम के एंजाइम है। तो कैसीन को, दूध में जो कैसीन प्रोटीन्स होती है, दूध में आप सुना होगा पीले रंग का दूध जो होता है उसमें कैसीन प्रोटीन होती है, और ये कैसीन को पैरा कैसीन होता है। और फैट को स्मॉल ड्रॉप में गैस्ट्रिक लाइपेज बदल देता है। इस प्रकार से ये भोजन लेई के समान हो जाता है। क्या हो गया? भोजन लेई के समान, जिसे हम काइन कहते हैं। अब यहाँ से देखो ये भोजन आया ड्यूडेनम, ग्रहणी से होते हुए, ग्रहणी से होते हुए ये आता है और ये आग्नेयाशय में पहुँच जाएगा। ये तो हो गया। तो आप ये सोचो कि ये है क्या? गैल ब्लैडर। ये है लीवर, ये है गैल ब्लैडर और ये है ड्यूडेनम, और ये क्या है? पेनक्रियाज। और इसको तो आपने पढ़ा ही था। ये क्या है? स्टमक, इसमें ग्रंथि थी, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो यहाँ पे लेई के समान भोजन नहीं पच जाता है और आते ही यहाँ आता है। जब ही आता है तो ये लीवर थोड़ा सा काट करता है, तो लीवर में पित्तरस बनता है, लीवर में पित्तरस बनता है और पित्तरस जाकर के ग्रंथि में इकट्ठा हो जाता है, उसे पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय में यह स्रावित होता है और यहाँ पित्तरस इस भोजन में काइन के रूप में जो होता है, काइन के लिए गिरता है। तो भोजन क्या होता है? अम्लीय से क्षारीय करता है। पित्ताशय का कार्य क्या हुआ? पित्ताशय का कार्य जो होता है भोजन को अम्लीय से क्षारीय करना, अम्लीय से क्षारीय करना, क्योंकि बिना क्षारीय किए हुए कभी भी पेनक्रियाज कार्य नहीं करेगा। तो अम्लीय से क्षारीय करता है, अम्लीय से क्षारीय करके दूसरा इसमें HCl अम्ल होता है, इसमें HCl अम्ल होता है जो कीटाणु को नष्ट कर देता है, कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। तो ये कार्य इसका मुख्यतः पित्ताशय का होता है। अब भोजन यहाँ आता है तो कहाँ आ गया? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का मतलब आग्नेयाशय। आग्नेयाशय में
अब होता क्या है, अग्न्याशय जो होता है, अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि क्यों? क्योंकि इससे एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों निकलते हैं। एंजाइम्स और हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन्स इसी से निकलता है, एंजाइम्स पाचक एंजाइम्स निकलते हैं। तो ये दोनों इसके स्रावित होते हैं। इसकी वजह से कहेंगे कि मिश्रित ग्रंथि। तो अग्न्याशय से मैंने तुम्हें बताया ही था कि कई प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं। तो एक बार भोजन क्या हुआ, प्रोटीन आपने देखो, प्रोटीन को पचा लिया एक बार, दूसरा कार्बोहाइड्रेट को पचा लिया थोड़ा सा, तीसरा फैट को पचाया आपने, सब्जी को, स्टार्च को भी पचाया, विटामिन सभी चीज़ें गई। तो ये सारी चीज़ एक बार आपने दूध को, मिल्क को भी पचा दिया। तो कुल मिला के एक बार सभी को पचा दिया। अब पुनः पचाने के लिए क्या करना है कि अग्न्याशय कार्य करता है। जब अम्लीय से क्षारीय हो जाता है तब ये अग्न्याशय कार्य करना चालू होता है। अग्न्याशय जब कार्य करता है तो उससे अग्न्याशय पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। पैंक्रियाटिक जूस, ये पैंक्रियाटिक जूस में कई प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। उनमें से मैंने तुमको बताया था कि ट्रिप्सिन एक होता है एमाइलिप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, अनेक प्रकार के एंजाइम्स हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन एक जैसे के है ना नाम, तो हम ये कह सकते हैं कि यह प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन में जाता है। प्रोटियोज और पेप्टोन ये पुनः करता है, पुनः पाचन करता है। एक बार ये प्रोटीन को पुनः पचाएगा। इसी तरह से एमाइलेज ये पुनः कार्बोहाइड्रेट को या वसा को इसमें लगता है पुनः पचाने का। माल्टेज इसी तरह से माल्टोज को तो ग्लूकोज में बदल देता है। इसी तरह लैक्टेज तो लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में बदल देता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये बार बार ये पुनः दो बार कम से कम भोजन का पाचन हो जाता है और शेष सारा भोजन किसमें बदल जाता है, लगभग ग्लूकोज में बदल जाता है। भोजन जो है ग्लूकोज में बदल जाता है। जब भी थोड़ा बहुत रह भी जाता है ग्लूकोज बदलने के लिए, तो ये छोटी आँत में आता है। और छोटी आँत में मैंने आपको बताई है कि आधे भाग में माइक्रोविलाई होते हैं, माइक्रोविली, और आधे भाग में इसमें क्या होता है, इंटेस्टियल जूस निकलता है। इंटेस्टियल जूस इसमें इरेप्सिन और इंट्रोकाइनेज ये एंजाइम्स निकलते हैं। इरेप्सिन आपके अग्न्याशय में भी कभी कभी निकलती, किताबों में लिखा हुआ मिल जाता है। तो इरेप्सिन निकलते हैं। ये इरेप्सिन जो होता है, शेष जो होता है, शेष भोजन को किसमें मिलता है, ग्लूकोज में मिलता है। शेष जो भोजन नहीं पच पाया होगा तो कुछ मात्रा रह जाता है, तो उस भोजन को ग्लूकोज में बदलने का इरेप्सिन कर देता है। आपस टूटता है, भोजन पच जाता है, उस ग्लूकोज को अब यहाँ क्या होता है, माइक्रोविलाई द्वारा ग्रहण किया जाता है। कैसे, अवशोषण। अब यहाँ होती है क्रिया अवशोषण। अवशोषण के बारे में फिर अगली क्लास में हम बताएंगे। धन्यवाद।